तो आ चुके हैं क्रिप्टॉन क्लासेस यूट्यूब चैनल से। जैसे कि हमने सिविक्स और इकोनॉमिक्स को कंप्लीट किया है, अब उसी तरीके से हम हिस्ट्री की बात करेंगे। हिस्ट्री में ज्यादा चैप्टर्स तो नहीं है और ज्यादातर जो वेटेज है वो दो ही चैप्टर का है, दैट इज नेशनलिज्म इन इंडिया और नेशनलिज्म इन यूरोप। तो सबसे पहले आज हम स्टार्ट करेंगे नेशनलिज्म इन इंडिया। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखें, नेशनलिज्म इन इंडिया भारत का जो फ्रीडम स्ट्रगल था कि कैसे हम ब्रिटिशर्स के चंगुल से निकले, हमें आजादी मिली 15 अगस्त सन 1947 को। तो ये आजादी का जो सफर था ये किस तरीके से रहा वो इस चैप्टर में आप धीरे धीरे पढ़ोगे। अब सबसे पहले जो ये चीज है कि यार जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था, आपको याद होगा आपने 9th क्लास के अंदर पढ़ा था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था 1914 से 1918 तक, लगभग 5 साल चलने वाला ये वॉर था। इस वॉर में दो पावर थी, एक थी अलाइड पावर और दूसरी थी सेंट्रल पावर। अलाइड पावर के अंदर फ्रांस, ब्रिटेन, रशिया ये लोग थे। इधर था आपका ऑस्ट्रिया, जर्मनी और आपका एक और एम्पायर जिसको हम बोलते हैं ओटोमन एम्पायर। तो सर अलाइड पावर में ये लोग थे, सेंट्रल पावर में ये लोग थे। अब इंडिया तो आपको भी पता है ना पहले विश्व युद्ध में लड़ाई करी ना दूसरे विश्व युद्ध में लड़ाई करी, बट हम तो किसके अंडर थे? ब्रिटिशर्स के अंडर थे, हम ब्रिटेन वालों के अंडर थे। तो ब्रिटिशर्स तो वॉर में पार्ट ले रहे थे, तो जो ब्रिटिशर्स थे वो वॉर में पार्ट लेने की वजह से हमारे भारत से जितने भी रिसोर्सेज थी वो वॉर में लगा देते थे। जैसे अगर उनको वेपन्स चाहिए तो वेपन्स के लिए पैसा चाहिए तो पैसा भारत से ले लो, सोल्जर चाहिए तो भारत के गांव से लोगों को उठाओ और उन्हें बैटलफील्ड में डाल दो। तो ऑल्दो हम पार्ट तो नहीं थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का, बट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का हमारे भारत देश के ऊपर एक बहुत गहरा इंपैक्ट लगा और वही हमें सीखना है। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, सेंट्रल पावर ये जो बैटल था उसको हार गई थी और जो विनर थे वो कौन थे? अलाइड पावर। जो आपने बचपन में पढ़ा था कि जर्मनी हारने के बाद उसके ऊपर एक ट्रीटी साइन करी जाती है, ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस। तो बहुत जिसको हम बोलते भी क्या, दुनिया की सबसे हार्श ट्रीटी वही मानी गई थी। तो अब हम देखते हैं कि इंडिया में पहले वर्ल्ड वॉर का क्या इंपैक्ट हुआ। एक बहुत फेमस क्वेश्चन जो हर बार पेपर में आता है वो यही रहता है कि पहले वर्ल्ड वॉर का भारत देश के ऊपर क्या इंपैक्ट हुआ। बहुत सिंपल 5 पॉइंट्स है। सबसे पहला, एक नई इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन बन गई हमारे देश के अंदर, नई इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन। ब्रिटिशर्स ने क्या किया, क्योंकि इनका डिफेंस में जो खर्चा था वो सबसे ज्यादा था, तो इन्होंने भारत देश के अंदर लॉन्च किया इनकम टैक्स। और जितना इनकम टैक्स से पैसा मिलता था वो सारा पैसा वेपन्स वगैरह, डिफेंस वगैरह में खरीदने के काम आ जाता था। फिर विलेजेस को बुलाया जाता था कि आप सोल्जर्स को सप्लाई करो, और ये फोर्स्ड रिक्रूटमेंट करते थे। फोर्स्ड रिक्रूट का मतलब जबरदस्ती सोल्जर्स को लेते थे, गांव से उठाया उनको बैटल में डाल दिया जबरदस्ती, और इससे गांव वाले बड़े गुस्सा हो जाते थे, बहुत ज्यादा उनका एंगर बढ़ जाता था। अब 1918 और 1919 के दौरान बहुत जगह क्रॉप्स भी फेल्ड हुई, जिसको हम बेसिकली बैड हार्वेस्ट बोलते हैं। और पूरे देश के अंदर जो प्रॉब्लम थी वो ये थी कि 12 से 13 मिलियन लोग, लगभग 1.25 करोड़ लोग मारे जाते हैं इस बेकार चीज की वजह से। तो देखो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ऑल्दो वी वर नॉट द पार्ट ऑफ दैट वॉर, बट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने हमारे ऊपर एक गहरा जो घाव था ना वो छोड़ा था। और इसी दौरान हमारे भारत के जो एक इंसान होते हैं वो आते हैं 1915 के अंदर। उस इंसान का नाम होता है मोहनदास करमचंद गांधी या महात्मा गांधी। तो मोहनदास करमचंद गांधी ये 1915 में भारत आते हैं। सर कहां से आते हैं? ये आते हैं अफ्रीका से। अफ्रीका में ये अपनी पढ़ाई करने गए थे और वहां पर भी ये जो व्हाइट्स और ब्लैक्स के बीच में डिस्क्रिमिनेशन होता है, उस डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ लड़के आए थे। जब ये भारत देश के अंदर आए तो इन्होंने एक मूवमेंट लॉन्च किया, वो मूवमेंट था सत्याग्रह। वो मूवमेंट था सत्याग्रह। अब क्योंकि महात्मा गांधी शुरू में कोई फेमस नहीं थे, तो पहले उन्हें पूरे भारत के गली और शहरों के अंदर घूमना पड़ेगा, क्योंकि तभी तो महात्मा गांधी को पता, मतलब महात्मा गांधी
लोग समझ पाएंगे कि भाई ये इंसान भारत की आजादी के लिए लड़ना चाहता है। तो उसलिए महात्मा गांधी ने लॉन्च किया सत्याग्रह। क्या होता है सत्याग्रह? सत्याग्रह का मतलब होता है फाइटिंग फॉर ट्रुथ विदाउट वायलेंस, यानी आपको सच्चाई के लिए लड़ना है बट बिना किसी हिंसा के, बिना किसी माराकोटी के। इसको हम प्यार से अहिंसावादी सोच भी बोलते हैं। आपने सुनी होगी महात्मा गांधी की अहिंसावादी सोच। तो फाइटिंग फॉर द ट्रुथ विदाउट गेटिंग वायलेंस। तो जब महात्मा गांधी आए तो उन्होंने सत्याग्रह को 3 जगह लॉन्च किया। इसमें मैप का बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है। तो देखो, व्हेन महात्मा गांधी रिटर्न इन जनवरी 1915, इन्होंने कहां देखो क्या किया। एक तो 1917 के अंदर चंपारण, जो कहां है सर? बिहार के अंदर। चंपारण मैप में आ सकता है बिहार के अंदर। टू इंस्पायर द पीजेंट्स अगेंस्ट द ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम। उस समय जो सिस्टम चलता था कि प्लांटेशन में आपको एंट्री अलाउ नहीं करते थे, एग्जिट अलाउ नहीं करते थे, हम आगे देखेंगे, उसके खिलाफ महात्मा गांधी ने यह चालू किया। फिर वापस 1917 में ही ऑर्गेनाइज द सत्याग्रह टू सपोर्ट द पीजेंट्स ऑफ द खेदा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। जो फार्मर्स के जो खेदा डिस्ट्रिक्ट के जो फार्मर्स थे उनके सपोर्ट में इन्होंने खेदा डिस्ट्रिक्ट में दूसरा चालू किया। फिर आप देखो तो द पीजेंट्स ऑफ खेदा कुड नॉट पे द रेवेन्यू। ये बेसिकली सत्याग्रह इसलिए था ताकि जो फार्मर्स है जो पैसा नहीं पे कर पा रहे, रेवेन्यू पे नहीं कर पा रहे, उनको माफ कर दिया जाए ब्रिटिशर्स के द्वारा। फाइनली लास्ट उन्होंने किया अहमदाबाद। अहमदाबाद आपको पता ही है गुजरात के अंदर आता है। अहमदाबाद में उन्होंने किया था कॉटन मिल वर्कर्स के लिए। तो 3 जगह चालू किया। पहला किया चंपारण बिहार में, फिर खेदा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात, और फिर अहमदाबाद कॉटन मिल वर्कर्स। अब सर ये लॉन्च तो हो गया, बट गांधी जी चाहते थे कि यार हम थोड़ा और लोगों के बीच में जाए। उस समय ब्रिटिशर का एक एक्ट चल रहा था, बड़ा फेमस एक्ट है जिसको हम बोलते हैं द रॉलेट एक्ट ऑफ 1919। सर ये क्या एक्ट था रॉलेट एक्ट ऑफ 1919? बड़ा सिंपल सादा एक्ट था। ये वो एक्ट था जो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ही पास किया था, ब्रिटिश की जो काउंसिल होती है उन्होंने ही पास किया था। और ये एक्ट ब्रिटिशर्स को ये पावर देता था, ब्रिटिश सोल्जर्स को ये पावर देता था कि वो कोई भी इंडियन नेता, इंडियन पॉलिटिशियन को उठाकर जेल में डाल सकते थे विदाउट एनी ट्रायल। बिना कोई ट्रायल के आप उनको जेल में डाल दो। कितने साल के लिए सर? 2 साल के लिए। और साथ ही साथ एक और राइट भी दिया था कि वो कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी को, प्रोटेस्ट को, रैली को, कैंपेन को सप्रेस कर सकते हैं। सप्रेस यानी बंद कर सकते हैं। अब सरासर गलत है सर ये कि रोलेट एक्ट तो गलत है कि वो किसी भी पॉलिटिकल लीडर को उठा लेगा, 2 साल में डाल देगा विदाउट एनी ट्रायल, और पॉलिटिकल एक्टिविटी भी नहीं कर सकते। तो देखो एक बार, इट वॉज द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने पास किया था, जो मैंने आपको बोला अभी, इंडियन मेंबर। इट गिव द गवर्नमेंट इनॉर्मस पावर। इनॉर्मस का मतलब होता है बहुत ज्यादा। टू सप्रेस द पॉलिटिकल एक्टिविटी एंड अलाउ डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर विदाउट ट्रायल फॉर 2 years। बिना कोई ट्रायल के 2 साल के लिए जेल में पटक दो। अब सर गांधी जी ने जब ये रॉलेट एक्ट देखा, तो गांधी जी ने सोचा यार ये तो गलत है और भारत में तो ऐसा होना ही नहीं चाहिए। तो गांधी जी ने अपना एक्ट लॉन्च किया। उस अपने एक्ट का नाम था गांधी जी का रॉलेट सत्याग्रह, कि रॉलेट के खिलाफ हम लड़ेंगे और रॉलेट सत्याग्रह। याद रखना गांधी जी की जो सोच है वो हमेशा अहिंसावादी है। वो कभी भी वॉर करके किसी को मार के जीतना नहीं पसंद करते। तो रॉलेट सत्याग्रह उन्होंने लॉन्च किया। इस रॉलेट सत्याग्रह में गांधी जी ने लोगों से अर्ज किया कि यार आप लोग है ना प्रोटेस्ट करो, स्ट्राइक्स करो, रैलीज करो, बट वापस विदाउट एनी वायलेंस। तो देखो यार, रैलीज वर ऑर्गेनाइज्ड इन वेरियस स्टेट्स, वर्कर वेंट ऑन स्ट्राइक, लोग हड़ताल पे चले गए, एंड शॉप्स क्लोज डाउन, आर्म बाय द पॉपुलर, स्कैर्ड ऑफ द लाइंस, कम्युनिकेशन, रेलवेज, टेलीग्राफ सबको डिस्टर्ब कर दिया। और जब ये देखा गया तो ब्रिटिशर्स ने सोचा कि यार अब तो हमें एक नया लॉ पास करना पड़ेगा, पूरे भारत देश में हमें अपनी पावर दिखानी पड़ेगी। तो ब्रिटिश लॉन्च करते हैं उनका फेमस मार्शल लॉ। सर ये क्या होता है मार्शल लॉ? मार्शल लॉ का मतलब होता है जब पावर जो है वो आ जाए आर्मी के हाथ में या मिलिट्री के हाथ में। पावर किसके हाथ में आ जाए? आर्मी या मिलिट्री के हाथ में। अब मार्शल लॉ तो चालू कर दिया, बट कुछ कुछ जगहों पर पता चला कि ब्रिटिशर्स ने मार्शल लॉ लॉन्च किया, बट कुछ कुछ जगह पे नहीं भी पता चला। इसलिए जैसे एक जगह थी अनअवेयर ऑफ मार्शल लॉ, कुछ लोगों को पता ही नहीं चला कि मार्शल लॉ है।
अनअवेयर ऑफ मार्शल लॉ, पीपल ऑफ अमृतसर। सर अब अमृतसर आपको वैसे पता ही होगा कहां आता है, पंजाब। पीपल ऑफ अमृतसर पंजाब मेट ऑन 13th April 1919 इन जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग आपको बता दूं एक ग्राउंड है वहां पर जहां ये लोग मिले थे। कुछ लोग जो वहां आए थे, some people came there to attend बैसाखी। कुछ लोग बैसाखी का मेला अटेंड करने आए थे और कुछ लोग प्रोटेस्ट करने के लिए आए थे। अब वहां पर ब्रिटिशर्स का पहले से ही प्लान था कि यार हम कुछ भी करें, हमको भारतीयों को सबक सिखाना है। तो वहां पर उसी दिन 13th April 1919 को जनरल डायर आता है। जनरल डायर एक इंसान आता है वहां पर और जनरल डायर केम देयर एंड ही क्लोजेस ऑल एंट्री एंड एग्जिट डोर्स। सारे एंट्री और एग्जिट डोर्स उसने बंद कर दिए एंड ऑर्डर्ड, उसने अपने सैनिकों को ऑर्डर किया ओपन फायर। ओपन फायर का मतलब सर खुले आम गोली मार दो। अब वहां पर लोग निहत्थे थे, किसी के पास कोई हथियार नहीं था, फिर भी देखो कितना गंदा चीज किया उसने। Thousands of people were killed. Thousands of people were killed and many wounded. यानी बहुत लोग घायल भी हो गए and many wounded. और इसी इंसिडेंट को, this incident is known as infamous जलियांवाला बाग इंसिडेंट। इनफेमस, इनफेमस क्यों सर? फेमस तो हुआ बट गंदे तरीके से। ये हमारे लिए कोई प्राउड डे नहीं था, ये ब्लैक डे माना जाता है इंडियन हिस्ट्री में कि जब वहां एक जनरल डायर आया, गोली मार दी और बिना कुछ देखे महिलाएं, पुरुष, बच्चे, बूढ़े सबको मार दिया उसने। लोग भाग रहे थे और इतना गंदा। तो ये जलियांवाला बाग इंसिडेंट जो आप लोगों को मोस्टली पता ही है बट एक बार वापस से। अच्छा, जब जलियांवाला बाग की न्यूज बाहर फैलती है, जब जलियांवाला बाग की न्यूज बाहर फैलती है तब लोगों में आतंक छा जाता है। लोग बहुत गुस्से थे, बहुत आक्रोश से थे और लोगों ने सोच लिया था अब हम ब्रिटिशर्स को नहीं छोड़े थे। तो इसी वजह से जब बाहर ये न्यूज फैली कि यार हमारे पंजाब में, अमृतसर में ऐसा ऐसा हुआ है, लोगों को मार दिया, निहत्थे लोगों को, तो लोगों को इतना आक्रोश आ गया, इतना आक्रोश आ गया कि वो ब्रिटिशर्स पे अटैक करना चालू कर दिए। ब्रिटिशर्स की जो बिल्डिंग्स होती है, गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं, सबको मारना चालू कर दिया। अब गवर्नमेंट भी तो बदला लेगी, कॉलोनियल गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट, तो उन्होंने एरियल बॉम्बिंग करवाई, यानी हवा से बॉम्ब गिरवाना चालू किया। और जब गांधी जी ने ये पूरा सिनेरियो देखा तब वो समझ गए कि भाई ये तो वायलेंस की तरफ जा रहा है और तब गांधी जी ने रॉलेट सत्याग्रह को एंड कर दिया। तो दिस इज द फेमस जलियांवाला बाग इंसिडेंट। अब हमें एक चीज समझनी है कि गांधी जी जब अगला मूवमेंट चालू करने की सोच में थे तो उनके माइंड में ये था कि यार अगर मेरे को कोई मूवमेंट चालू करना है ना तो उसमें हिंदू और मुसलमान दोनों की सहमति चाहिए। अब आप थोड़ा सा रिवाइंड जाए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के ऊपर तो आपको एक चीज और देखने को मिलेगी। अभी हमने लिखा था कि यार जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था उस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में सेंट्रल पावर की हार हुई थी। उसमें एक कौन था? जर्मनी। अब मैंने आपको अभी शुरू में भी बताया था जर्मनी हारा था, तो जर्मनी के ऊपर ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस साइन हुई थी कि यार उसके ऊपर बहुत हार्श ट्रीटी, सब तो लेगा उसका। और हारने वालों में एक ओटोमन एम्पायर भी था। तो सर अब ओटोमन एम्पायर को डर लग रहा था कि कहीं हम ना हार जाएं और कहीं हमारे ऊपर कोई ट्रीटी ना साइन कर जाए। जैसे जर्मनी के ऊपर ट्रीटी साइन करी तो ओटोमन को भी ये डर था कि यार कहीं हमारे ऊपर ये गंदी ट्रीटी ना साइन कर पाए। और देखो तो अगेंस्ट में जो जीतने वाले हैं वो कौन है? ब्रिटिश। कौन है? ब्रिटिश। तो ओटोमन के लोगों ने सोचा, ओटोमन के जो मेन लीडर थे उन्होंने सोचा कि यार ब्रिटिशर्स तो गांधी जी और इंडिया के भी दुश्मन है, हमारे भी दुश्मन है, तो एक काम करें क्या, गांधी जी से हाथ मिला ले, क्योंकि गांधी जी के भी दुश्मन ब्रिटिश, हमारे भी दुश्मन ब्रिटिश। वो कहावत है ना, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो दो भाई
वो दोनों भाई गए भारत, और भारत में महात्मा गांधी से टीम बनाई, और फिर नया मूवमेंट चालू होने वाला था, जो गांधी जी को एक अपॉर्चुनिटी दिखी। वो अपॉर्चुनिटी इतनी सही अपॉर्चुनिटी थी कि मुसलमान भी साथ आ जाएगा, हिंदू भी साथ आ जाएगा। तो देखो, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड इन द डिफीट ऑफ ओटोमन, जैसे मैंने आपको बोला, जो सेंट्रल पावर हारी थी, एंड देयर वर रूमर्स दैट अ हार्श पीस ट्रीटी और गोइंग टू बी इम्पोज। जैसे मैंने बोला, जर्मनी के ऊपर साइन हुई थी, तो हो सकता था उनके ऊपर भी साइन हो जाए। और जो इनकी स्पिरिचुअल हेड है, जिनको हम खलीफा बोलते हैं, तो टू डिफेंड द खलीफा टेम्परल पावर, एक कमिटी बनाई जाती है। कमिटी का नाम होता है खिलाफत कमिटी। ये बनाई जाती है बॉम्बे के अंदर मार्च 1919 के अंदर। अब दो भाई आते हैं, कौन कौन सर? मोहम्मद अली और शौकत अली। ये दोनों आते हैं महात्मा गांधी के पास। बिगिन डिस्कसिंग विद द महात्मा गांधी अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ यूनाइटेड मास एक्शन। क्या हम ब्रिटिशर्स के खिलाफ एक बड़ा रिवॉल्ट चालू कर सकते हैं? महात्मा गांधी को अपॉर्चुनिटी दिखी। फिर एक सेशन होता है, कलकत्ता सेशन of September 1922. He convinced other leader to start a non-cooperation movement, और इसका एक और नाम रखा गया था खिलाफत मूवमेंट। ये गांधी जी अब अपना नया मूवमेंट चालू करते हैं। बट गांधी जी ने एक अपनी बुक में एक चीज लिखी थी, वो हम यहां पर देखेंगे। जो बुक थी, उस बुक का नाम था हिंद स्वराज। ये गांधी जी की खुद की बुक थी, और गांधी जी ने इस बुक में ये लिखा था कि आज जो ब्रिटिशर्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया की कॉपरेशन की वजह से हैं, कि इंडिया वाले लोगों ने ही इन्हें सहयोग कर रखा है। हिंद स्वराज में उन्होंने लिखा था कि ब्रिटिश रूल ओनली एग्जिस्ट इन इंडिया बिकॉज ऑफ द कॉपरेशन ऑफ द इंडियंस। इफ द इंडियंस आर नॉट कॉपरेटिंग विद द ब्रिटिश, देन द ब्रिटिश राज वुड नॉट इवन सस्टेन। तो गांधी जी ने एक बड़ी अच्छी लाइन लिखी थी, और गांधी जी ने ये अपना मूवमेंट चालू किया, नॉन कॉपरेशन। नॉन कॉपरेशन का हिंदी मतलब हो गया असहयोग आंदोलन। क्या हो गया? असहयोग आंदोलन, कि हम ब्रिटिशर्स से सहयोग, जो साथ देना है वो कॉपरेट नहीं करेंगे, हम ब्रिटिशर्स की जगहों पर नहीं जाएंगे, हम ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज को फॉलो नहीं करेंगे। ये गांधी जी का मेन उद्देश्य था इस मूवमेंट के अंदर। अब देखो, इट शुड बिगिन विद द सरेंडर ऑफ द टाइटल। सबसे पहले क्या करोगे? जो सिविल सर्विसेज, जो एग्जाम्स हैं, वहां पर अगर इंडियंस जा रहे तो उनको मना कर दोगे। देखो, गवर्नमेंट विद द बॉयकॉट ऑफ सिविल सर्विसेज। सिविल सर्विसेज जैसे आज जिसको आप यूपीएससी बोलते हो, तो सिविल सर्विसेज को बॉयकॉट करना। आपको एक फैक्ट बता दूं, सुभाष चंद्र बोस पहले ऐसे इंसान थे जिनकी बहुत बड़ी रैंक आई थी हमारे इन सिविल सर्विसेज में, बट वो जॉब करने ब्रिटिशर्स के अंदर नहीं गए। उन्होंने बोला मैं लड़ूंगा तो अपने भारत के लिए, जीऊंगा तो अपने भारत के लिए, मरूंगा तो अपने भारत के लिए ही। तो फॉरेन गुड्स वगैरह, पुलिस, कोर्ट्स, लेजिस्लेटिव काउंसिल, स्कूल्स, फॉरेन गुड्स सब खत्म। देन इन द केस ऑफ गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट भी इसके खिलाफ करती है। अब गांधी जी को हमें देखना है कि ये मूवमेंट कैसे आगे बढ़ा। अब ये मूवमेंट के 4-5 पिलर्स हैं, वो सब हम पढ़ते हैं। सबसे पहले जो मूवमेंट है वो हुआ टाउन्स में। कहां हुआ? टाउन्स में, सिटीज में। सर यहां पर क्या हुआ था? यहां पर पहले जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स थे उन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी। जैसे कोई स्कूल में जॉब करता था, कोई लॉयर था, तो सब जॉब छोड़ दी उन्होंने। फिर गांधी जी ने जो बोला था, फॉरेन गुड्स, जो बाहर के गुड्स थे उन्हें बॉयकॉट करो। बॉयकॉट यानी खत्म कर दो, और आप खादी वगैरह पहनो। तो ये गांधी जी की एक इंपॉर्टेंट चीज थी। बट एक प्रॉब्लम भी थी कि ये मूवमेंट उतना सक्सेसफुल हुआ नहीं। आप अभी देखोगे कि ये मूवमेंट क्यों नहीं सक्सेसफुल हुआ, उसके पीछे 2 कारण थे। एक तो चलो जॉब छोड़ दी, बट यार जॉब करने के लिए दूसरे इंडियन इंस्टीट्यूशंस भी तो होने चाहिए ना, इंडियन स्कूल्स भी तो होने चाहिए, इंडियन लॉ ऑफिसर्स भी तो होने चाहिए, वो नहीं थे। यार फॉरेन गुड्स तो बॉयकॉट कर दिए, अब पत्ते तो पहनोगे नहीं, तो उसके लिए आपको कपड़ा चाहिए, और कपड़ा इंडिया में खादी था, खादी बहुत महंगा, और वो गरीब अफोर्ड नहीं कर सकता था, तो लोगों को अल्टीमेटली फॉरेन गुड्स ही पहनने पड़ गए। तो ये मूवमेंट थोड़ा बिगड़ गया। देखो ध्यान से, थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स लेफ्ट द गवर्नमेंट कंट्रोल स्कूल्स एंड कॉलेजेस। सबसे पहले यही किया। हेडमास्टर रिजाइन, लॉयर्स गेव अप देयर लीगल प्रैक्टिसेस। अच्छा, काउंसिल इलेक्शंस को भी बॉयकॉट किया गया था। जो इलेक्शंस होते हैं उन्हें बॉयकॉट, बट एक जगह नहीं हुआ था, मद्रास के अंदर, एक्सेप्ट मद्रास, वेयर कौन सी पार्टी? जस्टिस पार्टी। ये नॉन ब्राह्मण पार्टी थी। इन्होंने बोला कि यार हमें तो लड़ना है ताकि हम गवर्नमेंट में अपनी पावर बना पाए, हम इंडियंस को रिप्रेजेंट कर पाए। तो देखो यही लिखा है, एंटरिंग द काउंसिल एंड द वन वे ऑफ गेनिंग द पावर। तो हर जगह तो इलेक्शन बॉयकॉट हुए, बट मद्रास में नहीं हुए। फॉरेन गुड्स वर बॉयकॉट, लिकर शॉप्स वर पिकेट। लिकर शॉप्स वर पिकेट का मतलब
लिकर शॉप्स जो दारू के दुकानें होती है उनके सामने एक मोर्चा लगा दो और दूसरों को अंदर मत जाने दो। फॉरेन क्लॉथ्स बर्न्ड इन ह्यूज बॉनफायर, बहुत जलाया गया इनको, और देखो इससे फायदा भी हुआ, इंपोर्ट ऑफ फॉरेन क्लॉथ हाफ हो गए सर। कहां आप देखो तो 102 करोड़ से 57 करोड़ पे पहुंच गए, तो फायदा तो हुआ, बट ये इलेक्शन ये वाला जो चीज था वो लगभग फेल हो गया। देखो आप कैसे, बट दिस मूवमेंट ऑफ द सिटीज वर ग्रेजुअली स्लो डाउन। क्वेश्चन आता है बार बार कि ये स्लो डाउन क्यों हुआ था, उसके पीछे वही खादी वॉज वेरी ऑफेंसिव, महंगा था यार काफी, तो सब लोग तो अफोर्ड कर नहीं सकते थे। फॉर दिस मूवमेंट अल्टरनेटिव इंडियन इंस्टीट्यूशन थे नहीं, जो ब्रिटिशर्स के थे तो वही थे, और भारतीयों को जॉब तो करनी है तो वापस वो कहीं चले गए ब्रिटिशर्स, ठीक है। सो स्टूडेंट्स ऑफ द टीचर बिगन ट्रिकलिंग बैक टू गवर्नमेंट, वापस जाना चालू कर गए, क्योंकि उनके पास कोई चारा ही नहीं है ना, आपके पास इंडियन इंस्टीट्यूशन से नहीं है, तो ये मूवमेंट सिटीज में फेल हो गया सर। दूसरा आया फिर ये आप देखो तो ट्राइबल्स फिर आए कंट्री साइड के अंदर, जहां थोड़ा पीजेंट्स वगैरह फार्मर्स वगैरह का मेन था। यहां पर इन्होंने सर्विसेज देना बंद कर दी, जैसे कोई बार्बर की सर्विस दे रहा है, कॉबलर की सर्विस दे रहा है, वो जो सर्विसेज थी वो सब बंद कर दी, कि ब्रिटिशर्स को हम दिखा पाए कि देखो हम भी तो एक बड़े इंसान हैं। देखो इट ड्रू विद द वर्ल्ड ऑफ स्ट्रगल्स ऑफ पीजेंट्स फार्मर्स वगैरह इन अवध। पीजेंट्स वर लेड बाय द बाबा रामचंद्र, नाम याद रखना, अ सन्यासी, एक सन्यासी था, और द मूवमेंट वाज अगेंस्ट द तलुकदार्स एंड लैंडलॉर्ड्स यानी मकान मालिक, उनके खिलाफ ये था। फॉर डिमांडिंग द एग्जॉर्बिटेंटली हाई रेंट्स, क्योंकि ये बहुत ज्यादा पैसा लेते थे, जैसे कोई लैंडलेस फार्मर है तो किराए से जमीन देनी है तो बहुत पैसा लेते थे, और मूवमेंट वहीं चाहिए था उनको, एंड वैरायटी ऑफ अदर टैक्सेस सेसेस। और हाँ, अबॉलिशन ऑफ बेगार, सर ये बेगर नहीं है, इट्स बेगार। बेगार इज फोर्सफुल लेबर, जबरदस्ती काम करवाना और उसके पैसे भी नहीं देना। लेबर आप काम करवा लो, पैसा मत दो, दैट इज बेगार, है ना। एंड सोशल बॉयकॉट ऑफ ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड्स, ये सारी चीजें उनकी डिमांड्स थी। फिर अगर आप देखो यहां पर एक सभा बनाई जाती है, जिस सभा का नाम होता है औध किसान सभा। इसको लेड कर रहे थे बाबा रामचंद्र और नेहरू जी। कौन कर रहे थे? बाबा रामचंद्र और नेहरू जी। दिस मूवमेंट द हाउसेस ऑफ तलुकदार्स एंड मर्चेंट्स वर अटैक्ड। जैसे ये मूवमेंट आगे बढ़ा तो अटैक करना चालू कर दिए। गांधी जी ने तो अटैक करने का बोला ही नहीं था। देखो बाजार वर लूटेड, सारे बाजार में जो खाना वाना मिलता सब लूट लिए। वर टेकन ओवर, द नेम ऑफ महात्मा वॉज बीइंग इन्वोक्ड। इसमें सिर्फ एक नारा लगा दे, महात्मा महात्मा महात्मा। तो प्रॉब्लम यही है ना, गांधी जी ने कभी ऐसा बोला ही नहीं कि आपको वायलेंस करना है, आपको तो शांतिपूर्वक बस उनकी पॉलिसीज को अपोज करना था, बट नहीं, इन्होंने वायलेंस कर लिया। फिर आता है ट्राइबल, यानी आप बोल सकते हो आदिवासी। अच्छा, ट्राइबल लोगों का जो मेन वर्शिप होता है वो नेचर होता है, वो सिर्फ नेचर पे डिपेंडेंट होते हैं और उनके लिए सिर्फ जो नेचर है वही सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो ब्रिटिशर्स का उस समय ऐसा था कि वो नेचर या जो जंगल वगैरह रहते हैं वहां फार्मर्स को जाने नहीं देंगे, और जो आदिवासी हैं वो डिपेंड नेचर पे करते हैं, यानी वो जा नहीं सकते, अपनी कैटल को ग्रेज नहीं करवा सकते, और फ्रूट्स फल सब्जी वगैरह नहीं ले सकते। ये सारी प्रॉब्लम्स थी, और यहाँ पर जो मूवमेंट था वो और ज्यादा खराब हो गया। देखेंगे हम यहाँ पर, देखो ये हुआ क्या। सबसे पहले गुदम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश, एमसीक्यू का क्वेश्चन, गुदम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश। एक मिलिटेंट गोरिल्ला मूवमेंट स्टार्ट होता है, इसको लेड कर रहे थे, आगे भी आएगा, अलूरी सीताराम राजू। इसको लेड कर रहे थे अलूरी सीताराम राजू। ये ऐसे इंसान थे जो लोग मानते थे कि ये बहुत बड़े क्या बोलते हैं ना, एक मसीहा है, भगवान के भेजे हुए दूत हैं। लोग इनको भगवान भी मानते थे कि हाँ भाई इसके पास एक मैजेस्टिक पावर्स है, बहुत अजीब अजीब पावर्स है। तो देखो, the colonial government had a large area of forest area preventing people from entering the forest to graze their cattle, collect fuel woods, fruits। जैसे मैंने बोला कि फ्रूट्स लेने नहीं देने जाते थे, गाय बकरी भैंस को चराने नहीं देने थे। When the government began forcing them to contribute begar, वही forceful labor to road building, hill people revolted। क्या नाम था सर? अलूरी सीताराम राजू। जैसे मैंने बोला कि उसके स्पेशल पावर्स थी, वो लोगों के दुख, लोगों की गलतियां, लोगों का जो बीमारी है उसको झट से सॉल्व कर देता था। यहां पर
बहुत बड़ा मूवमेंट चालू होता है गुदम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश में, गोरिल्ला मूवमेंट, जहां अलूरी सीताराम राजू, ये महात्मा गांधी का बहुत अच्छा फॉलोवर था। ये वही बोलता था कि खादी पहनो, फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट करो, लिकर शॉप्स में पिकेट करो। बट एक प्रॉब्लम थी, ये बोलता था अगर न्याय चाहिए तो वॉर तो करना पड़ेगा यार। और गांधी जी की सबसे प्रमुख सोच थी अहिंसावादी। तो देखो यहां पर क्या होता है, महात्मा गांधी said he was inspired by the non-cooperation and persuaded people to wear khadi and gave up drinking. क्या यार ये दारू वारू पीना बंद करो। The Gudam rebels attacked the police station, attempted to kill British officials, carried guerrilla warfare for achieving स्वराज। ये इंडिपेंडेंस लेने के लिए ये सब किया गया। और राजू वॉज कैप्चर्ड और इसको 1924 में एग्जीक्यूट किया गया। और इसको एक पुराना, मतलब जो आज भी हम जानते हैं, ये बहुत बड़ा हीरो माना गया। तो अब देखो अभी तक सिटीज में भी मूवमेंट बेकार हो गया, पीजेंट्स वालों ने भी अटैक कर दिया, बाजार लूट लिए, ट्राइबल्स एरियाज में भी ऐसा ही हो गया, अटैक कर दिया। अब जो चौथे आएंगे वो है प्लांटेशन, जो मैंने आपको शुरू में भी बोला था। प्लांटेशन का मतलब क्या होता है, आप ज्योग्राफी में भी पढ़ोगे। प्लांटेशन यूजुअली टी और कॉफी का होता है। तो टी और कॉफी की फार्मिंग नहीं होती, टी और कॉफी का हमेशा प्लांटेशन होता है। यहां पर एक ही खेत पे एक ही क्रॉप उगती है। अब यहां पर एक एक्ट चल रहा था, इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट, जो ये बोलता था कि यार प्लांटेशन वर्कर्स को अलाउ नहीं है फ्री एंट्री और फ्री एग्जिट, यानी वो अपनी मन मर्जी से खेत में नहीं आ सकते, मन मर्जी से खेत से बाहर नहीं जा सकते थे। और जो उनके लिए स्ट्रगल था वो इसके खिलाफ ही था। तो देखो, फॉर द प्लांटेशन वर्कर्स इन असम फ्रीडम वॉज राइट टू मूव फ्रीली। इनके लिए फ्रीडम सिर्फ इतना था कि हमें प्लांटेशन में इत्मीनान से जाने दिया जाए, अंडर कन्फाइंड स्पेस विच दे वर इनक्लोज्ड एंड इन मीन रिटेनिंग अ लिंक विद द विलेज विच दे हैड कम। ये एक्ट जैसे मैंने बोला, इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859, एमसीक्यू का क्वेश्चन। प्लांटेशन वर्कर्स वर नॉट अलाउड टू लीव। अब जब इन्होंने नॉन कॉपरेशन का सुना कि महात्मा गांधी ने नॉन कॉपरेशन चालू किया है, इन्होंने अपनी ही दिमाग लगा लिया। इन्हें लगा गांधी राज आ रहा है और सबको मुफ्त में जमीन मिलेगी, सबको आराम से काम करने दिया जाएगा। इनका अपना ही था, गांधी जी ने तो ऐसा कुछ बोला ही नहीं था। तो इन्होंने क्या किया, सिर्फ ये सुनकर कि गांधी राज आ रहा है, ये पूरा का पूरा प्लांटेशन ही छोड़ के निकल गए और फिर आए नहीं, ये विलेजेस में ही रहना चालू कर दिया। तो देखो, when they heard thousands of workers defied the authorities left the plantation and headquarters, they believed that Gandhi Raj was coming। ऐसा तो कुछ था ही नहीं, and everyone would be given land, सबको जमीन दी जाएगी, बट ऐसा कुछ था नहीं। तो अब अगर देखो, सिटीज, ट्राइबल्स, पीजेंट्स, प्लांटेशन, चारों फेल हो गए। और ये जो नॉन कॉपरेशन था, ये लगभग स्टार्ट हुआ था जनवरी 1921 में, और इसको फरवरी 1922 में बंद भी कर दिया गया। क्यों बंद किया सर? एमसीक्यू का क्वेश्चन, मैप का क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बंद होने का सिर्फ एक रीजन था। यूपी में एक जगह है जिसको गोरखपुर बोलते हैं, गोरखपुर में चौरी चौराहा, एक स्ट्रीट, वहां पर लोगों ने एक पुलिस स्टेशन और कुछ पुलिस वालों को मार दिया, पुलिस स्टेशन को जला दिया। और जब गांधी जी ने ये देखा कि वायलेंस हो रहा है, तो गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन बंद कर दिया। तो पूछता भी है, वेयर वाज द नॉन कॉपरेशन कॉल्ड ऑफ? तो वो हुआ था चौरी चौरा। ये देखो, एट द चौरी चौरा इन द गोरखपुर, दिस इन यूपी, अ पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन इन बाजार टर्न इनटू अ वायलेंट क्लैश। कोई वापस से आतंकी हो गया और अटैक कर लिया पुलिस को। महात्मा गांधी ने जब ये देखा तो नॉन कॉपरेशन को बंद कर दिया। अब महात्मा गांधी ये समझ गए थे कि भाई अगर कोई मूवमेंट चालू करना है तो उससे पहले हमें एजुकेट करना पड़ेगा लोगों को, उससे पहले हमें समझाना पड़ेगा कि देखो भाई क्या कर रहे हैं हम। तो इसके बाद जब गांधी जी नए मूवमेंट को सोचते हैं, वो नया मूवमेंट सोचने से पहले 7 साल बीत जाते हैं। 1922 में थे, अब हम डायरेक्ट छलांग मारेंगे 1929 में। 7 साल बाद कुछ अलग चीजें होती है। 2 ऐसी चीजें थी जो इंडियन पॉलिटिक्स को शेप कर रही थी। पहला था वर्ल्ड इकोनॉमिक डिप्रेशन। इस समय सारे खेतों वगैरह की जो एग्रीकल्चर वगैरह की प्राइसेस थी वो बहुत ज्यादा ऊपर चले गई थी, फार्मर्स को पैसा नहीं मिल रहा था, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। ये पहला था। और दूसरा था द अराइवल ऑफ साइमन कमीशन। द अराइवल ऑफ साइमन कमीशन, ये हम दोनों ही समझते हैं क्या थे ये दोनों। तो सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने एक फॉर्म करी स्वराज पार्टी, ताकि वो ब्रिटिशर्स को एक चीज दिखा पाए कि देखो हम इंडिपेंडेंस के लिए अब और तत्पर हो गए हैं। अब इस समय 2 चीजें चल रही थी। पहली कि वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन था, जो मैंने आपको बोला, एग्रीकल्चरल प्राइसेस बहुत गिरी हुई थी, लोगों के पास पैसा नहीं था, और फार्मर्स चाहते थे कि जो लैंडलॉर्ड्स हैं वो जो रेंट है उसको माफ कर दें। और दूसरी थी साइमन कमीशन। सर अब ये साइमन कमीशन था क्या? साइमन कमीशन एक
साइमन कमीशन सर जॉन साइमन हेड कर रहे थे। ये ब्रिटिशर्स के ओर से आने वाली एक कमीशन थी। इस कमीशन का बस एक काम था कि ये इंडिया में आएगी, कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी करेगी और कॉन्स्टिट्यूशन में होने वाले चेंजेस को बताएगी। बट एक प्रॉब्लम थी कि यार आ तो रही थी, इसके सारे मेंबर्स ब्रिटिशर्स। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अगर समझना है तो कोई ना कोई इंडियन तो होना चाहिए, यहाँ पर सारे ब्रिटिशर्स। तो जब ये आई तो लोगों ने इसका बहुत विरोध किया कि यार नहीं आए, और इसका स्वागत किया गया गो बैक साइमन के नारे से। तो देखो, इट वॉज अ नेशनलिस्ट मूवमेंट, कमीशन वॉज लुक इन द फंक्शनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये कॉन्स्टिट्यूशन के सिस्टम में देखिएगा और चेंजेस को सजेस्ट करेगी। प्रॉब्लम क्या थी कि यहाँ पर कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था, सारे ब्रिटिशर। तो जब ये आई तो इसका स्वागत किया गया गो बैक साइमन के नारों से। अब ऑल पार्टीज इंक्लूडिंग द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग। अब आपको पता होगा एक और पार्टी थी मुस्लिम लीग, जो बेसिकली मोहम्मद अली जिन्ना, पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री की पार्टी थी। कांग्रेस पार्टी आज भी हमारे भारत के हैं। पार्टिसिपेशन इन द डेमोन्स्ट्रेशन इन दिसंबर 1929, और नेहरू जी के अंदर एक कांग्रेस का सेशन किया जाता है जिसको लाहौर कांग्रेस, लाहौर आपको पता होगा आज पाकिस्तान के अंदर है। फॉर्मलाइज द डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज। सर पूर्ण स्वराज का क्या मतलब होता है? कंप्लीट फ्रीडम, कंप्लीट आजादी, पूर्ण स्वराज। और इन्होंने इसको लाने के लिए नेहरू जी ने 26 जनवरी को बोल दिया हम आजाद हो गए, कि लोगों को लगे कि हाँ यार भारत और ज्यादा प्रबल हो रहा है। बट इससे कोई फायदा ना हुआ, इसका कोई अटेंशन ना मिला। तो देखो, there will be Independence Day and taken a pledge to struggle the complete Independence, but this celebration gained very little attention। कुछ लोगों ने स्वाद देखा नहीं। अच्छा, अब यहां पर एक और प्रॉब्लम थी कि ब्रिटिशर जो नमक था, नमक के ऊपर टैक्स लगाती थी, जो नमक होता है उसके ऊपर टैक्स लगाती थी। और गांधी जी कहते थे कि नमक वो चीज है जो गरीब अमीर दोनों खाते हैं, उसमें कोई भेदभाव नहीं, तो सॉल्ट के ऊपर टैक्स नहीं लगना चाहिए। तो उन्होंने उस समय के जो वाइसरॉय थे लॉर्ड इरविन, उन इरविन साहब को एक लेटर लिखा। लेटर में 11 डिमांड्स थी, लेटर में 11 डिमांड्स थी, और वो 11 डिमांड्स में सबसे बड़ी डिमांड थी अबॉलिशन ऑफ सॉल्ट टैक्स। नमक पे लगने वाला जो टैक्स है उसको खत्म किया जाए। और ऐसा नहीं कि इरविन को सिर्फ ऐसे ही कह दिया लेटर, वहां पर एक धमकी भी लिखी गई गांधी जी के द्वारा कि अगर ये नमक के ऊपर टैक्स नहीं हटाया ना बेटा, तो मैं चालू करूंगा नया मूवमेंट जिसको बोला सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। तो देखो, ये बड़ी अच्छी चीज हुई थी। ऑन 31 जनवरी गांधी जी ने एक वाइसरॉय इरविन को लेटर लिखा, 11 डिमांड लिखी। सबसे इंपॉर्टेंट डिमांड थी द अबॉलिशन ऑफ सॉल्ट टैक्स, नमक पे लगने वाले टैक्स को खत्म करो। और यह भी लिखा था कि 11 मार्च को अगर ये खत्म, 11 मार्च तक डिमांड पूरी नहीं करते तो कांग्रेस चालू करेगी सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। अब देखो, गांधी जी को पता था कि ये मूवमेंट तो मतलब गांधी जी तो पता ही था कि उनको ऐसा होना ही नहीं है, तो वो निकले 12 मार्च सन 1930 को। कहां से? फ्रॉम साबरमती आश्रम टू डांडी। सर आपको बता दूं, डांडी इज अ कोस्टल टाउन, कोस्टल टाउन यानी समुद्र के पास पड़ने वाला। तो साबरमती आश्रम से निकले डांडी। सर ये दोनों ही गुजरात के अंदर आती है, दोनों ही गुजरात के अंदर आती है। ये सफर था 240 माइल्स का, कवर करना था लगभग 24 डेज में। तो आप बोल सकते हो कि हर दिन 10 माइल्स। करीबन 78 वॉलंटियर्स के साथ गांधी जी गए, 78 लोगों के साथ गए। लगभग 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी डांडी पहुंच जाते हैं। डांडी पहुंचते ही वो समुद्र से पानी लेते हैं, पानी को बॉईल करते हैं और वहां से सॉल्ट निकालते हैं। तो ये एक चीज थी कि हमने सॉल्ट पर लगने वाला टैक्स को बंद कर दिया। इस फेमस इंसिडेंट को हम सॉल्ट मार्च या डांडी मार्च कहकर भी पुकारते हैं। बड़ा फेमस इंसिडेंट हुआ था ये, एक बार हम इसको देखें। इस फेमस स्टार्टेड द 78 ऑफ द वॉलंटियर्स, ट्रस्टेड वॉलंटियर। 240 माइल्स का सफर था, कहां से कहां तक? साबरमती टू गुजरात कोस्टल टाउन ऑफ डांडी। और 24 दिन तक वॉक किया, 10 माइल्स अ डे। थाउजेंड्स केम टू हियर महात्मा गांधी व्हेनेवर स्टॉप। महात्मा गांधी जाते जाते अपनी स्पीचेस सुनाते थे, बताते थे कि देखो हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। On 6th April, he reached Dandi and ceremonially violated the law manufacturing the salt by boiling the sea water. Water को boil करके, sea water को boil करके उन्होंने salt को कर दिया। अब जैसा गांधी जी ने डिमांड में लिखा था कि मैं इंडिपेंडेंस, मतलब ये जब मूवमेंट हो जाएगा तो मैं सिविल डिसओबीडियंस चालू कर दूंगा। तो गांधी जी अपना मूवमेंट स्टार्ट करते हैं, दैट वाज सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट।
देखो नॉन कॉपरेशन में तो गांधी जी ने बोला था कॉपरेट नहीं करना है, सिविल डिसोबीडियंस में तो बोला था कि आप डिसोबे करो, डिसोबे यानी आप रूल्स तोड़ दो, आप सारी चीजें तोड़ दो, फिर आप जीतो। तो गांधी जी का ये कहना था। देखो वही फॉरेन क्लोथ्स फॉर बॉयकॉट, लिकर शॉप्स फॉर पिकेट, पीजेंट्स रिफ्यूज टू पे रेवेन्यू, पैसा देने के लिए मना कर दिया, चौकीदार टैक्सेस, विलेज ऑफिशियल रिजाइन, फॉरेस्ट पीपल फॉरेस्ट लॉज वायलेट करने लग गए, फॉरेस्ट में जाकर अपनी भेड़ बकरियों को चराने लग गए, फ्यूल फ्रूट्स वेजिटेबल्स लेने चालू कर गए। वरीड बाय द डेवलपमेंट द कॉलोनियल गवर्नमेंट, अब देखो कॉलोनियल गवर्नमेंट भी तो उसके खिलाफ स्टैंड लेगी ना, तो इन्होंने अरेस्ट करना चालू कर दिया कांग्रेस के लीडर्स को। उसमें से फेमस अब इसमें एक फेमस थे लाला राजपत राय। लाला राजपत राय को लाठी चार्ज किया गया था, बड़े बूढ़े थे तो उनको लाठी चार्ज किया गया था। नेहरू जी को पकड़ लिए थे, अब्दुल गाफर खान को पकड़ लिए थे, काफी लोगों को इन्होंने पकड़ लिया था। देखो अब्दुल गाफर खान एक डिवोटी प्रिंसिपल थे महात्मा गांधी के, उनको अरेस्ट कर लिया गया था और बहुत ज्यादा डिमॉन्स्ट्रेशन हो रहा था। पेशावर आपको बता दूं पाकिस्तान के अंदर है, यहां पर क्योंकि पहले तो पाकिस्तान और भारत एक ही थे ना, अब यहां पर बहुत ज्यादा डिमॉन्स्ट्रेशन होने लगे, बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं ना वायलेंट क्लैशेस होने लगे, और गांधी जी को जब जब वायलेंट क्लैशेस दिखते हैं वो मूवमेंट को बंद कर देते हैं। तो देखो इन सच सिचुएशन महात्मा गांधी कॉल्ड ऑफ द मूवमेंट, बंद कर दिया, और इरविन के साथ एक पैक्ट पे आ गए। इसको बोला जाता है महात्मा गांधी इरविन पैक्ट या महात्मा गांधी इरविन पैक्ट। गांधी इरविन पैक्ट के अकॉर्डिंग महात्मा गांधी जाएंगे लंदन में अटेंड करेंगे सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, और उसके बदले में जो ब्रिटिशर्स है वो ब्रिटिशर्स जितने भी कांग्रेस लीडर्स को अरेस्ट किया है उनको छोड़ देंगे। और गांधी जी को ये उम्मीद दी जाती है, आश्वासन दिया जाता है कि जब आप लंदन में आओगे तो हम आप लोगों की डिमांड सुनेंगे, हम आपकी आजादी की बात करेंगे। तो गांधी जी इसलिए मूवमेंट को बंद कर देते हैं। देखो entered into a pact with Irwin, और गांधी जी वेंट टू लंदन फॉर अटेंडिंग द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। बट वहां जैसे ही जाते हैं तो वहां पर उनकी बात नहीं सुनी जाती है, वहां पर वो निराश होकर वापस भारत देश लौटते हैं। और भारत देश आते ही उनको क्या दिखता है कि जैसे कॉलोनियल गवर्नमेंट ने वादा किया था कि हम आपके लीडर्स को छोड़ देंगे, उन्होंने लीडर्स को अभी तक छोड़ा ही नहीं था। और गांधी जी गुस्से में कि इन्होंने मेरी डिमांड पूरी नहीं करी, मेरे साथ धोखा किया, गांधी जी वापस रीस्टार्ट कर देते हैं मूवमेंट को। पहले बंद किया, इरविन के साथ पैक्ट में आए, फिर वापस चालू कर दिया। तो देखो अब्दुल गाफर खान एंड जवाहरलाल नेहरू वर बोथ इन द जेल, अभी भी जेल में थे, और कांग्रेस को इलीगल घोषित कर दिया था। और डिमॉन्स्ट्रेशन बॉयकॉट्स विद दिस अप्रेंशन महात्मा गांधी लॉन्च द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, वापस से चालू कर दिया, रीस्टार्ट किया। बट 1934 तक ये मूवमेंट भी खत्म हो गया था, बंद हो गया था। अब हमें देखना है कि सिविल डिसओबीडियंस में कौन कौन और किस किस लोगों ने पार्ट लिया था। बहुत सिंपल है ये भी। सबसे पहले आएंगे कि कौन कौन थे, उसके अंदर सबसे पहले हम लेंगे कुछ पीजेंट्स वाली कम्युनिटीज को। तो पहले लेंगे आप पटीदार्स ऑफ गुजरात, जट्स ऑफ यूपी, ये बहुत ज्यादा एक्टिव थे और इनका जो मेन कंसर्न था वो ट्रेड डिप्रेशन और फॉलिंग प्राइसेस। जो वही था ना यार कि एग्रीकल्चर प्राइसेस बहुत कम थे, फार्मर्स को पैसा नहीं मिल रहा था। फॉर देम वाज द स्ट्रगल अगेंस्ट द हाई रेवेन्यू, जो हायर रेवेन्यू हमसे कलेक्ट किया जाता है उसके खिलाफ इनका स्वराज था। बट पता है ये लोग बहुत गुस्सा हो गए। क्यों? जब महात्मा गांधी ने मूवमेंट बंद किया तो ये बहुत गुस्सा थे कि हमारी डिमांड तो अभी भी पूरी नहीं हुई और इन्होंने मूवमेंट बंद कर दिया। तो जब दूसरी बार जब मूवमेंट चालू हुआ तो इन्होंने उतना एंथुसियास्टली परफॉर्म नहीं किया, सपोर्ट नहीं किया। देखो बट दे वर डीपली डिसअपॉइंटेड, बहुत नाखाश हो गए when the movement was called off in 1931 without the revenue rates being revised। मतलब इनकी तो डिमांड पूरी नहीं हुई, फिर मूवमेंट चालू बंद कर दिया। Many of them refused to participate। जब दूसरी बार ये हुआ तो पार्टिसिपेट नहीं किए। अब फिर आते हैं पुअर पीजेंट्स। पुअर पीजेंट्स का बहुत सिंपल है, पैसों जो हाई रेंट्स हैं उनको खत्म करो और जो पुराने कर्ज हैं, पुराने ड्यूज हैं उनको खत्म करो। बट जो इनका नो रेंट कैंपेन था कि पैसा मत लो हमसे, वो कांग्रेस ने सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि कांग्रेस को डर था कि अगर हम पुअर लोगों को सपोर्ट करेंगे तो रिच लोग हमसे खफा हो जाएंगे, हमसे गुस्सा हो जाएंगे। तो देखो लोअरिंग, इनकी डिमांड यही थी रेवेन्यू को लो किया जाए, टैक्स को कम किया जाए, और बहुत छोटे छोटे किराएदार वगैरह थे ये। द कांग्रेस वॉज अनविलिंग टू सपोर्ट नो रेंट कैंपेन, कांग्रेस ने सपोर्ट नहीं किया। तो यहाँ पर पीजेंट्स और जो कांग्रेस थे उनके बीच में जो दरार थी वो और बढ़ गई।
तीसरे आएंगे आपके बिजनेस क्लास। अब बिजनेस क्लास वालों के पास पैसा बहुत है, कोई दिक्कत नहीं है। बिजनेस क्लास का मेन कंसर्न था फॉरेन के आने वाले गुड्स को बंद किया जाए, जो फॉरेन के गुड्स आ रहे हैं ना उनको बंद किया जाए, क्योंकि अगर वो आएंगे ना तो इनका धंधा खत्म हो जाएगा। तो देखो, दे वांटेड प्रोटेक्शन अगेंस्ट द इंपोर्ट ऑफ फॉरेन गुड्स। ये चाहते थे कि फॉरेन गुड्स को इंपोर्ट बंद किया जाए, और इन्होंने ऐसा करने के लिए दो चीजें बनाई। एक बनाई कमर्शियल कांग्रेस, एक बनाई FICCI, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसको दो लोग लेड कर रहे थे, एक थे पुरुषोत्तम दास, ठाकुर दास एंड GD बिरला, जानते ही हैं आप। और ये वापस से नाकाश हुए जब इन्होंने दूसरी बार जो मूवमेंट चालू हुआ तो गांधी जी से गुस्सा आते कि यार इन्होंने पहली बार तो कर लिया बट दूसरी बार वापस रीस्टार्ट कर रहे हो। फिर आएंगे हमारे इंडस्ट्रियल वर्कर्स। वर्कर्स की बहुत छोटी सी डिमांड थी कि भाई हमारी वेजेस बढ़नी चाहिए, हमारी वर्किंग आवर्स कम होने चाहिए, हमारी वर्किंग कंडीशंस अच्छी होनी चाहिए। बट अगेन इनको भी ज्यादा सपोर्ट नहीं मिला। तो देखो, इनके लिए बस इतना था कि देवर स्ट्राइक्स बाय रेलवे वर्कर्स इन 1930, डॉक वर्कर्स, इन सबसे स्ट्राइक करी गई थी। थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स इन द छोटा नागपुर इन द माइंस, और इन्होंने गांधी कैप्स पहनी कि हम दिखा पाए कि हम गांधी जी को सपोर्ट कर रहे हैं, एंड पार्टिसिपेट इन द रैलीज एंड बॉयकॉट प्रोग्राम्स। इन्होंने रैलीज वगैरह के अंदर पार्टिसिपेट किया। फिर जो एक मेन चीज था वो था वुमेन, जो नॉन कॉपरेशन में एब्सेंट है बट यहां बहुत ज्यादा प्रेजेंट है। वुमेन को एज सच कोई डिमांड नहीं थी, बट जब उन्होंने देखा सॉल्ट मार्च को, डांडी मार्च को, तब उनके मन में आया कि यार हम भी तो गांधी जी जैसे मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, हम भी तो गांधी जी को सपोर्ट कर सकते हैं। तो आप ध्यान से देखो, द मेन फीचर ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस वाज द लार्ज स्केल पार्टिसिपेशन ऑफ द वुमेन। During Gandhi's salt march, thousands of women came out their home to listen to them. They participated in the manufacturing protest march. Salt को मैन्युफैक्चर करते थे और बहुत सारे जेल में भी गए। बहुत सारे अर्बन एरियाज में तो हाई कास्ट फैमिलीज के लोग थे, ऊंची जाति के आते थे, और रूरल एरिया में जो रिच पीजेंट्स होते हैं, जो अमीर फार्मर्स होते हैं, वहां के लोग थे। अब एक चीज गौर करने वाली है कि सर मूवमेंट खराब कहां हुआ? लिमिटेशंस क्या थी CDM की? बहुत सारी थी सर। आप अगर देखो तो पहला तो मूवमेंट 2 बार स्टार्ट किया, दूसरा देखो मुस्लिम का पार्टिसिपेशन नहीं दिखा, नॉन कॉपरेशन में तो था, यहां नहीं था। कांग्रेस ने नो रेंट कैंपेन को सपोर्ट नहीं किया, इंडस्ट्रियल वर्कर्स के ऊपर उतनी जो सपोर्ट चाहिए होता है वो नहीं किया। तो बहुत सारे ऐसी चीजें थी जो CDM को अनसक्सेसफुल बनाती है। क्वेश्चन आता है लिमिट्स ऑफ CDM। तो देखो, पहला एक और ग्रुप था जिसको दलित्स बोलते हैं। दलित्स यानी आप बोल सकते हो पुरानी जाति के। गांधी जी ने हरिजन्स बोलते थे। हरिजन्स यानी हरि के बच्चे, द चिल्ड्रंस ऑफ गॉड, हरि के बच्चे। तो गांधी जी के मानते थे कि यार ये कास्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बट कांग्रेस इनको थोड़ा निचला मानती थी। और इनके लिए जो एक इंसान लड़ने आए वो आए थे भीमराव अंबेडकर। अंबेडकर जी ने ही इनके खिलाफ, मतलब इनके साथ लड़े और महात्मा गांधी के खिलाफ आए थे ये। तो देखो आप ध्यान से, इनको दलित्स या ऑपरेस क्लास बोलते हैं। कांग्रेस ने इनको बहुत इग्नोर किया है। और आप देखो तो दे बिगेन ऑर्गेनाइजिंग देमसेल्फ, डिमांडेड रिजर्व्ड सीट्स। ये कहते थे कि हमें रिजर्व सीट्स दो एजुकेशन में। आज तो खैर है ही SC ST OBC के लिए, बट पहले इनकी डिमांड थी। एंड सेपरेट इलेक्ट्रोड, सेपरेट इलेक्ट्रोड यानी सेपरेट इलेक्शंस करवाओ भाई इनके लिए। गांधी जी ने जब ये सुना तो गांधी जी ने बोला नहीं, अगर हम ऐसा करेंगे ना तो देश में एकता नहीं बचेगी, देश में यूनिटी ही नहीं रहेगी। और गांधी जी ने भीमराव अंबेडकर से टकराते हुए ये भी बोला था, आप ये सेपरेट इलेक्शंस की जिद छोड़ दो, नहीं तो मैं भूख हड़ताल पे उतर आऊंगा, फास्ट अंटिल डेथ करूंगा, मरते दम तक मैं उपवास रखूंगा। तो देखो, दे वो दलित मेंबर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यही थे जिन्होंने दलित्स को एक डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन में कन्वर्ट किया। इंपॉर्टेंट है, MCQ में आता है। और गांधी जी से ये सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ने, क्योंकि डिमांड क्या थी, सेपरेट इलेक्ट्रोड की सेपरेट इलेक्शंस करवाओ, बट गांधी जी ने मना कर दिया। ही बिलीव दैट सेपरेट इलेक्ट्रोड्स ऑफ दलित विल स्लो डाउन द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन, मतलब एकता को तोड़ेगा, अनेकता हो जाएगी। अंबेडकर अल्टीमेटली एक्सेप्टेड गांधी पोजीशन। अंबेडकर जी ने भी गांधी जी की चीज मानी, और यहां पर फिर साइन होता है पूना पैक्ट। पूना पैक्ट साइन होता है बिटवीन द गांधी एंड द अंबेडकर। तो पूना पैक्ट साइन होता है 1932 में। और डिप्रेस क्लासेस को, जिनको हम दलित्स बोलते हैं, इनका आपको पता ही है आज नाम SC है, शेड्यूल कास्ट। इनको प्रोविजनल और लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में अलग सीट्स दी कि मान लो 500 सीट्स है तो 50 सीट्स पर ये बैठेंगे, 100 सीट्स पर ये बैठेंगे, ये वाली चीज। सेपरेट इलेक्शंस नहीं हुए। फिर अगर आप देखो वही मुस्लिम वाला,
कि मुस्लिम ने कम ऑर्गेनाइज किया। यहां पर मुस्लिम को लगा यार कांग्रेस हमारे बस की नहीं है, और इसी से आपको पता होगा जो मोहम्मद अली जिन्ना थे पाकिस्तान के, इन्होंने ही बोला था कि मैं पाकिस्तान को एक सेपरेट देश बनाऊंगा, सेपरेट नेशन चाहिए मुझे मुस्लिम्स के लिए। और इसलिए आज आप देखते भी हो उस समय पार्टीशन हुआ, भारत पाकिस्तान अलग हो गए। तो देखो तो सिविल डिसओबीडियंस आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ नॉन कोऑपरेशन खिलाफत, अ लार्ज सेक्शन ऑफ मुस्लिम फेल्ड एलिएंटेड। एलिएंटेड मतलब कि वो समझते ही नहीं थे कि हम कांग्रेस के साथ है, वो समझते थे कांग्रेस सिर्फ हिंदुओं का साथ देती है। फिर इस चैप्टर का जो एक लास्ट टॉपिक है वो बहुत सिंपल है, जिसको हम बोलते हैं सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। बड़ा सिंपल सा टॉपिक है, सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। एक सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग बहुत सिंपल सा टॉपिक है, जहां ये बताया जाता है कि भारत में नेशनलिज्म की फीलिंग आई कैसे। तो कुछ बेसिक चीज है, भारत माता की इमेजेस, कैलेंडर्स वगैरह में बंकिम चंद्र जी का जो नेशनल एंथम फिर लिखा जाना, तो काफी ऐसी नॉर्मल सी चीजें हैं। ऐसे तो बहुत कम आता है ये टॉपिक, आपका सिर्फ एक बार रीड करना इसको बनता है कि भारत में किस तरीके से हिस्ट्री को आज भी जागृत किया जाता है थ्रू द फोक टेल्स, थ्रू दी सॉन्ग्स, थ्रू दी म्यूजिक्स। लोगों को सिखाया जाता था उस समय कि देखो हमारे भारत के लोग कितना लड़ रहे हैं, तो काफी सारी चीजें हैं। तो दिस वॉज ऑल फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैप्टर। थोड़ा बड़ा चैप्टर है और बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा कवरेज यही रख रहा है बोर्ड्स और एमपी बोर्ड्स के अंदर। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस चैप्टर के जो नोट्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल ड्राइव के लिंक में मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। राधे राधे।